सो यू गाइज वेलकम बैक माय चैनल वंस अगेन। तो गाइज यहाँ पे आज हम जो है देखने वाले हैं जो उत्तराखंड स्टेट जो है नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन से। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री हम देखने वाले हैं। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम यहाँ देखेंगे, जो मैकेनिज्म एंड जो कोवलेंट बॉन्ड है वो किस तरीके से टूटता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले मैकेनिज्म क्या होता है, डेफिनेशन देखिए। द डिटेल स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस इज नोन एज मैकेनिज्म। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शंस का स्टेप बाय स्टेप जो है जो स्टडी करते हैं वो आपका मैकेनिज्म कहलाता है। मैकेनिज्म एक हाइपोथेसिस प्रोसेस है विच एक्सप्लेन द वेरियस फैक्ट रिगार्डिंग द केमिकल चेंजेस। ठीक है, अब देखिए कोई भी जो है मैकेनिज्म है, वहाँ पे एक सबस्ट्रेट होता है, कोई भी रिएक्शंस वहाँ पे एक रिएजेंट होता है। रिएजेंट आपका अटैकिंग स्पीसीज होता है जो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल आपका हो सकता है। ठीक है, तो सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट, तो जो सबस्ट्रेट है प्लस रिएजेंट, तो जो रिएजेंट आपका वो अटैकिंग स्पीसीज होता है जो दो टाइप्स का हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन स्नेही जिसको बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही जिसको बोलते हैं। देखिए ये सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट आपस में जो है रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा जो कि कुछ टाइम के लिए जो है बनता है, उसके बाद ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है मध्यवर्ती, जिसको हम बोलते हैं मध्यवर्ती उत्पाद, जो कि अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है और कुछ टाइम के बाद में प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपके क्या क्या हो सकते हैं, वो आपके फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं, मुक्त मूलक जिसको कहते हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बो एनाइन, कार्बिन, नाइट्रीन एंड बेंजोइंस। ठीक है, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई नहीं, इसमें जो है इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेंगे ताकि एग्जाम्स में अगर इनसे क्वेश्चंस आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मुक्त मूलक जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो फ्री रेडिकल्स मुक्त मूलक हो सकता है, कार्बोकेटाइन हो सकता है, कार्बो एनाइन हो सकता है, कार्बिन, नाइट्रीन एंड बेंजोइंस। ठीक है, अब हम देखेंगे कोवलेंट बॉन्ड जो है टूटता है वो किस तरीके से टूटता है। तो कोई भी कोवलेंट बॉन्ड है वो दो तरीके से टूटता है, एक तो होमोलाइटिक, दूसरा हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक का क्या होता है कि जो होमोलाइटिक या जिसको होमोलाइसिस भी कहते हैं और हेट्रोलाइटिक जिसको हेट्रोलाइसिस भी कहते हैं। तो जो होमोलाइसिस होता है कोवलेंट बॉन्ड का दो बराबर भागों में टूटना, यानी ब्रेकिंग ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड इन सिमिलर मैनर, उसको कहते हैं हम होमोलाइसिस। यानी होमो का मतलब सेम और लाइसिस का मतलब टूटना, समान बराबर भागों में टूटना, वो कहलाता है होमोलाइसिस। होमोलाइसिस होने के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस है, यानी कि अनुकूल परिस्थितियां जिसको बोलते हैं। और वो अनुकूल परिस्थितियां क्या क्या हो सकती है, वो फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या है। सबसे पहले हाई टेम्परेचर यानी उच्च ताप होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट जिसको कि अधूरिया विलायक बोलते हैं हम, प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड एंड ऑक्साइड यानी ऑक्साइड या प्रोक्साइड की जो उपस्थिति होनी चाहिए, जो फ्री रेडिकल्स है उसमें फॉर्मेशन कैपेसिटी होनी चाहिए इन एन अटैकिंग एजेंट और सबस्टेट। ठीक है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशंस कैपेसिटी एंड अटैकिंग, जो अटैकिंग एजेंट है या सबस्टेट है उसमें फ्री रेडिकल्स को बनाने की जो है क्षमता होनी चाहिए, यानी कि जो आक्रामक, अभिक्रमक या सबस्टेट है उसमें मुक्त मूलक बनाने की जो है क्षमता होनी चाहिए। अब यहाँ पे कोई जो है हम देख लेते हैं रिएक्शन के तौर पे, अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे दो न्यूट्रल स्पीसीज है ए एंड बी, ए बी यहाँ पे न्यूट्रल स्पीसीज है, इन दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, ये ब्रेक डाउन हुआ, इसने बना दिया ए प्लस बी और ऊपर से देखिए ये डॉट, ए डॉट प्लस बी डॉट। अब ये जो ए डॉट है इसी को हम फ्री रेडिकल्स, बी डॉट ये फ्री रेडिकल, जिसके ऊपर जो है डॉट लग गया इसका मतलब वो फ्री रेडिकल्स है, मुक्त मूलक जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ए एंड बी ये देखिए इनका जो कोवलेंट बॉन्ड टूटा है इसमें होमोलाइसिस फ्यूजन्स यानी दो बराबर भागों में टूट गया। ये तीर का जो निशान दिखा रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका एक बी पे गया, एक ए पे गया, एक बी स्पीसीज पे गया, एक ए स्पीसीज पे गया, तो ये बन गया आपका इस तरीके से। तो ए पे एक अनफेयर इलेक्ट्रॉन्स है, बी पे भी एक अनफेयर इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो फ्री रेडिकल्स की डेफिनेशंस अगर हम बोलें
तो केमिकल स्पीसीज डेट पॉसेस एन ऑड एंड अनफेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि केमिकल स्पीसीज जिसके पास की एक अनफेयर इलेक्ट्रॉन्स या एक विषम इलेक्ट्रॉन या एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसके पास में है, वो आपका आ गया फ्री रेडिकल, जिसको कि मुक्त मूलक कहते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। होमोलाइटिक्स, जो होमोलाइटिक फ्यूजन्स होता है इस तरीके से होगा। जस्ट इसका अपोजिट है हेट्रोलाइटिक फ्यूजन्स, ठीक है। तो हेट्रोलाइटिक ओके, यहाँ पे कुछ हम इम्पोर्टेंस देख लेते हैं होमोलाइटिक फ्यूजन्स का, ठीक है। देखिए होमोलाइटिक फ्यूजन्स जेनेट फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए CH3 और उसके ऊपर डॉट, तो इसको कहते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल फ्री रेडिकल। CH3 CH2 डॉट लग गया, इथाइल फ्री रेडिकल। बेंजीनिंग है, उस पे जो है आपका CH2 डॉट लग गया, वो बेंजाइल फ्री रेडिकल हो गया। CH2 डबल बॉन्ड CH2 और उसके ऊपर डॉट लग गया, तो आपका पता होना चाहिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये एलाइल ग्रुप है, इसके ऊपर एक डॉट रख दिया, एलाइल फ्री रेडिकल्स, ठीक है। कोई भी आ सकता है, CH3 CH2 डॉट रख दिया, बस उसका नाम हो गया आगे फ्री रेडिकल, ठीक है। CH3 CH2 डॉट रख गया, प्रोप है, प्रोपाइल फ्री रेडिकल्स, ठीक है, बेंजाइल फ्री रेडिकल। तो ये आपका इस तरीके से इसका नाम होता है। अब जो फ्री रेडिकल्स है उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय द डॉट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज है जो फ्री रेडिकल्स, ये एक न्यूट्रल स्पीसीज है क्योंकि इसके पास क्या है, एक अनफेयर इलेक्ट्रॉन्स है, ये उदासीन जो है इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में है। कुछ इस तरीके से हम इसको इससे जो है डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी कि आपका कोई कार्बन है, यहाँ पे एक अनफेयर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इट कंटेंट 7 इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस बॉन्ड सेल्स। तो जैसा कि अभी मैंने बताया, कार्बन है, ये अनफेयर इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 4 6 एंड एक अनफेयर इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज एंड 1 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर फॉर कंप्लीट द ऑक्टेंट। तो जैसा कि अभी देखा हमने, ठीक है, ये देखा हमने इसको, फ्री रेडिकल्स इस तरीके से होता है मुक्त मूलक, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये 6 और एक ये 7, टोटल ऑक्टेंट होता है। ऑक्टेंट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, एक और होता तो ये 8 हो जाते हैं, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको 8 पूरा करने के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है एंड 1 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर फॉर कंप्लीट द ऑक्टेंट, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट देखिए, ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिव होता है। पैरामैग्नेटिव देखिए अनफेयर इलेक्ट्रॉन्स है, अनफेयर इलेक्ट्रॉन जिस पे है पैरामैग्नेटिव, हिंदी वाले बच्चे के लिए जो है आसान से, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसके पास होगा वो आपका अनुचुंबकीय हो जाएगा। सिंपल याद रखना है इसका, ठीक है। कुछ भी आए क्वेश्चंस में, पैरामैग्नेटिव याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक से आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्या करना है, जहाँ पे जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स आया वो उसका नेचर्स हो गया मैग्नेटिक में, वो चुंबकीय नेचर कैसा हो गया उसका, अनुचुंबकीय हो गया, ठीक है। तो जहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आपको इतना याद रखना कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिस कंपाउंड के पास में है, जिस विशेष, वो अनुचुंबकीय है, बस याद रखना। अगर आप इसको इंग्लिश में याद करोगे कि इम्पियर इलेक्ट्रॉन्स पैरामैग्नेटिक, तो हो सकता है आपको जो है भूल जाओ, आपको याद ना आए एग्जाम के टाइम पे। लेकिन अगर आपको हिंदी में याद है, अयुग्मित है, अनुचुंबकीय होगा, तो आसानी से आप वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें रहता है। अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है, नहीं पता तो आगे हम देखेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन भी, एक क्वेश्चन आ जाता है, संकरण पूछ देता है, हिंदी में संकरण बोलते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है, देखिए इसमें 3 क्या है और 3 इसमें बॉन्ड पेयर है और एक लॉन पेयर है।
ठीक है, तो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं, देखिए एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, एक जो है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो ये हाइब्रिडाइजेशन इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp2 का आपको पता होना चाहिए जो बॉन्ड एंगल कितना होता है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो sp2 sp3, ठीक है, sp में होता है आपका 180, sp2 में होता है 120 और इसमें होता है 18। ठीक है, तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन था तो बॉन्ड एंगल इसका कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इम्पोर्टेंट है ये। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम हेटेरोलाइटिक फ्यूजन देखेंगे। उसके बाद हम इसमें देखेंगे ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, ठीक है, इनके बारे में। ठीक है, इसके बाद फ्री रेडिकल्स हम इनके बारे में पढ़ेंगे जल्दी जल्दी, और शॉर्ट में जो भी है इम्पोर्टेंट जो होगा वही बताएंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस क्या आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चंस आता है, यहाँ पे क्वेश्चंस, यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेगा वो आपका इस तरीके से, जो फ्री रेडिकल्स है, ठीक है, जो फ्री रेडिकल्स में हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, या आपको जो है यहाँ पे क्या पूछ सकता है, नाम पूछ सकता है, कोई बड़ा सा कंपाउंड दे देगा, उसमें फ्री रेडिकल का जो है बना के उसको नोमेनक्लेचर के लिए पूछ सकता है, या फिर आपसे यहाँ पे पूछ सकता है कोई रिएक्शन दे देगा, एग्जाम्पल्स में कोई रिएक्शन दे दिया और उसमें प्रोडक्ट लिख दिया और ऑप्शन में दे दिया ये रिएक्शंस होमोलाइटिक है, हेटेरोलाइटिक है, ठीक है, दोनों है या इनमें से नन ऑफ द अबव। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद हम इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर्स फ्री रेडिकल्स का, ठीक है, कार्बोकेटाइंस का, कार्बो एनाइंस का। तो ये बेसिक्स है, ये आपको पढ़ना है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये काम आती है, चाहे कोई भी रिएक्शंस आप पढ़ो सब में ही काम आता है। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट्स है। नेक्स्ट पार्ट इसका हेटेरोलाइटिक फ्यूजन देखेंगे। तो जल्दी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, आप चैनल के साथ बने रहिए।